नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सोने के भावों में इस हफ्ते गिरावट के साथ कारोबार है और 4 हफ्ते के बाद ये पहला ऐसा हफ्ता है जब यहां पर मुनाफा वसूली है। खरीदार इसको पॉजिटिव मांगते हैं क्योंकि आगे जाके फेस्टिवल सीजन्स हैं और तो बाइंग के लिए यहां पर इन गिरते भावों की सपोर्ट देखने को मिलेगी। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर कुछ तेजी आज देखने को मिली है, लेकिन ये दूसरा लगातार ऐसा हफ्ता है जब गिरावट यहां पर भी जारी है। और हम बात करेंगे यहाँ पर गेहूं की, जहां पर सरकार ने काफी हद तक ओएमएसएस में बिकवाली करी है, लेकिन कितना फायदा उसको कंज्यूमर्स को मिलेगा, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ हैं एमिरेट्स एनबीडी के धर्मेश भाटिया, कोमर्जी ग्रुप के रवि दियोरा। सोने पर बात करेंगे वामन हरी पेठे के पार्टनर आशीष पेठे से, और ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे शिवाजी रोल ऑफ फ्लावर मिल्स के ओनर अजय गोयल। लेकिन गोल्ड स्पॉट है, शुरुआत यहाँ पर त्योहारों के साथ ही करेंगे। आशीष नमस्कार, आपको त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जानना चाहेंगे कि जिस तरह की गिरावट या मुनाफा वसूली यहाँ पर सोने के भावों में को मिली है, क्या उसका खरीदारों ने फायदा उठाया है? नमस्ते, गुड मॉर्निंग। यस, अभी जो थोड़ा रिट्रैक्शन आया है सोने की प्राइस में, मुझे लगता है ये सही समय है परचेज करने के लिए, क्योंकि अभी लगभग 200-500 शायद नीचे जा सकता है, लेकिन आई थिंक इंटरमीडिएट बॉटम आ गया है और अभी आगे सीजन है, तो प्राइस मुझे लगता है 8-10 दिनों में एक बार स्पाइक होने की आशंका है। तो आई थिंक इट्स अ गुड प्राइस फॉर एंड कस्टमर्स एज वेल एज ट्रेडर्स टू एंटर। साथ ही टिकट साइज कैसा देखते हैं आप, क्योंकि हम जानते हैं कि शादियां हैं तो ब्राइडल ज्वेलरी तो होगी ही, लेकिन एज ऑफ नाउ, अंटिल नाउ, किस तरह की बुकिंग्स हैं, क्या टिकट साइज? नॉर्मली जब सोने की प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ती है, तो कस्टमर का फ्लो बढ़ता है, उनको कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो दौड़ते हैं सोना खरीदने के लिए। लेकिन इस बार का जो रैली था, वो 8-10 दिन में लगभग 3,000 के आसपास सोने की प्राइसेस ऊपर गई थी। तो लोगों में थोड़ा शॉक था जब प्राइस राइज। तो इस बार पिछले 8-10 दिन से मैं देख रहा हूँ कि थोड़े रिटेल में कस्टमर थोड़े रुक रुक के आ रहे हैं, प्राइस पूछ रहे कि अभी क्या है, थोड़ा ऊपर जाएगा क्या। तो वो पॉज अभी थोड़ा आया है, और लेकिन ये वीकेंड से दिवाली वीकेंड जैसा शुरू हो जाएगा। तो आई थिंक दिस वीकेंड इज क्रिटिकल। ये वीकेंड में अगर अच्छा ग्राहकी पिकअप हो जाता है तो सबका दिवाली। अच्छा, दो चीजें। हालांकि आपने कहा कि थोड़ा सा पॉज आया है बाइंग में, लेकिन वापस से कंज्यूमर इंटरैक्शंस बढ़ रही हैं, तो किस तरीके के इनिशियल ट्रेंड्स हैं? कहाँ ज्यादा इंटरेस्ट फिलहाल कंज्यूमर्स का दिख रहा है? डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, लाइट वेट, हैवी वेट? और साथ ही आपने कहा कि अगले 8 से 10 दिन बाद प्राइसेस बढ़ेंगे, तो उसके पीछे क्या कारण देख रहे हैं और कितना सर्ज आप देख रहे हैं, या फिर ये कहें कि बाय ईयर इन प्राइसेस कहाँ देख रहे हैं? पहले मैं प्राइसेस के बारे में कहता हूँ। जो मिडल ईस्ट में जो हो रहा है, उसमें लग रहा था कि थोड़ा शायद पॉज आएगा। यूएस ने भी रिक्वेस्ट किया था इजराइल को कि पॉज आए, लेकिन वैसा होते नहीं नजर आ रहा है। हमास और उनकी जो तकरार है वो बढ़ती लग रही है। तो अगर कोई भी ट्रिगर आ जाता है, क्योंकि अभी सोना एक लेवल पे आके रुका है, कोई भी ट्रिगर आता है तो सडनली वापस लास्ट टाइम जैसा $100-150 की स्पाइक आई थी, वैसे ही एक अच्छी खासी रैली आ सकती है अगले 8-10 दिन में। तो उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि प्राइस राइज हो सकता है। दूसरा की जो न्यूज आ रही है कि सेंट्रल बैंक्स ने सितंबर में भी अच्छा बाइंग किया था, और ये साल में अच्छा बाइंग होने की एक्सपेक्टेशन है। तो उससे भी सोने को स्ट्रैटेजिक सपोर्ट मिला है। तो वो बाइंग कंटिन्यू होने से भी धीरे धीरे प्राइस ऊपर जा सकता है। तो ये मेजरली मेरे रीजंस है, और इंडिया में फिजिकल डिमांड सीजन में बढ़ता ही है। तो ये 2-3 चीजों के हिसाब से मुझे लगता है कि प्राइस 8-10 दिन में एक बार स्पाइक हो सकती है। ट्रेंड्स दिस सीजन हम कह रहे हैं, जब जैसे आप जानते हैं कि मिड नवंबर के बाद लगभग 25-30 लाख शादियों का तो न्यूज आया है। बट यस, देयर इज अ सब्सटेंशियली बिग वेडिंग सीजन अहेड। तो लोगों की तैयारी शुरू हो गई थी, और जैसे मैंने कहा कि 8-10 दिन से, या सीजन के शुरू में जैसे जून जुलाई के आसपास लोगों ने रुके थे परचेसिंग के लिए। तो ये जब रुके हुए सब कस्टमर्स है, मुझे लगता है कि ये दिवाली में और दिवाली के बाद भी वो वापस मार्केट में आएंगे, क्योंकि वेडिंग कॉन्स्टिट्यूट्स लगभग 60-70% मार्केट का सेल का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो उसके हिसाब से मार्केट आगे अच्छा जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। आशीष, साथ ही अगर फिजिकल खरीदारी की ही बात करें तो
कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना प्योर गोल्ड है? क्योंकि हम जानते हैं जब लोग प्योर गोल्ड की ज्वेलरी लेते हैं तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट उनके माइंड पे होता है, तो उस तरह का अभी भी क्या स्ट्रॉन्ग चलन है? और दूसरा, एक्सचेंज नंबर्स किस तरह के हैं? ज्वेलरी में प्योर या इन्वेस्टमेंट डिमांड पिछले 1 महीने से मैं थोड़ा अपटिक देख रहा हूँ, क्योंकि जब प्राइस 56,500 गया था, मैं बहुत बार ये कह चुका हूँ कि रिटेल कस्टमर सबसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट रहता है। तो रिटेल कस्टमर में इन्वेस्टमेंट डिमांड 56-57 के रेंज में अच्छी खासी दिखी थी, और दैट हैज बीन कंटिन्यूइंग। अभी इवन 60-61 के रेंज में इन्वेस्टमेंट डिमांड जो नीचे आके 5-7% तक आ गई थी, वापस 15% तक इन्वेस्टमेंट डिमांड पिछले 15-20 दिनों में मैंने देखा है। और जो ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज का हर बार हम देखते हैं कि प्राइस ऊपर जाता है तो ओल्ड गोल्ड या एक्सचेंज का परसेंटेज ऊपर जाता है, लेकिन इस बार वैसा मैंने डिस्टिंक्टली ऊपर जाते हुए नहीं देखा है। जो 30-35% का एवरेज ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज का रेशियो रहता है, तो इस बार मुझे उतना ही दिख रहा है, क्योंकि प्राइस ऊपर जाने के बाद नॉर्मली वो 40% तक भी जाता है कभी कभी, लेकिन अभी 30-35 के बीच में है। आई नो कि हम सभी यहाँ पर सोना खरीदने वाले हैं और हमारे दर्शक भी लेने के लिए उतरेंगे यहाँ पर, तो आप क्योंकि इस मार्केट से हैं और कई सालों से हैं, शुरुआत से हैं, आप क्या वो एक चीज देखते हैं जब आप सोना लेते हैं? नॉर्मल लोग कहते हैं कि जहाँ फसल होती है वहाँ बिकती नहीं है, लेकिन आवर फैमिली इज ऑल्सो लाइक्स गोल्ड। तो हम लोग तो बिजनेस के लिए लेते तो नहीं, लेकिन नॉर्मली जो हमारे कस्टमर्स है उनके दो फैक्टर्स नॉर्मली होते हैं सोना लेने के लिए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो नॉर्मल मिडिल क्लास या कोई भी देखता है सोने में, कि इट इज एन इंश्योरेंस इन टर्म्स ऑफ कैलेमिटी। जैसे हम वर्ल्ड में भी कहते हैं कि नेगेटिव न्यूज पे गोल्ड ऊपर जाता है, वैसे ही कोई नेगेटिव न्यूज या कोई कैलेमिटी के लिए लोग इंश्योरेंस की तरीके देखते हैं। और दूसरा, रेगुलरली थोड़ा थोड़ा सोना लेते हैं लोग, तो वो ये मानते हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ सेविंग। नॉर्मल रूटीन में हम लोग पैसा, लोग डिस्पोजेबल इनकम इतना ज्यादा नहीं रहता है, तो वो पैसा सेव नहीं कर सकते, लेकिन बाइंग गोल्ड वो उनके दिमाग में इट्स अ पार्ट ऑफ देयर सेविंग प्लान ऑल्सो, एंड लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट। ये 2-3 चीजें ध्यान में रख के लोग लेते हैं। लेकिन जो गृहिणियां होती है, जो लेडीज खरीदने आते हैं, उनके लिए फोकस इज ओनली डिजाइन, डिजाइन एंड डिजाइन। ओके ओके, चलिए, तो इन्वेस्टमेंट बाइंग भी हो रही है और साथ ही साथ फिजिकल बाइंग इंटरेस्ट के हिसाब से, शौक के हिसाब से भी फीमेल्स कर रही हैं और एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि अगले दिवाली तक एटलीस्ट जो सीज़न है बाइंग का वो और बेहतर होने की उम्मीद है। शुक्रिया आशीष जी आने के लिए शो में अपने व्यूज़ देने के लिए, और हैप्पी फेस्टिविटीज़ आपको एक बार फिर से। धर्मेश भाटिया भी हमारे साथ मौजूद हैं। धर्मेश नमस्कार, स्वागत है आपका। आपने, आपकी फैमिली ने धर्मेश को ज्वेलरी बाइंग शुरू की इस दिवाली सीजन या फिर नहीं, और साथ ही क्या व्यू प्राइसेस पर? डेफिनेटली ऑलरेडी मेरी बीबी ने स्टार्ट कर लिया है बाइंग करने का, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो तेजी है वो बरकरार रहेगी। बट मैं बहरहाल मैं हर महीने अपने पोर्शन के, सैलरी के पोर्शन के 5% में सोना खरीदता हूँ, और ये सालों साल, ऑलमोस्ट 20 साल से चल रहा है, और मैं ये कंटिन्यू रखूंगा एज अ सेफ हेवन बाइंग। अगर फंडामेंटली देखें तो तेजी यहाँ पे अभी भी, मैं ज्वेलरी, या तो बीबी ज्वेलरी लेती या तो बिस्किट्स, दोनों में से एक ही ऑप्शन है। ओके। अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली इसमें तेजी है, मैं काफी बुलिश हूँ इसमें। नेक्स्ट ईयर 2024 तो मैं काफी स्पेसिफिकली काफी बुलिश हूँ, क्योंकि एक तो रेट्स यू टर्न लेना स्टार्ट कर देंगे, और दूसरी बात है इलेक्शन है, रूपी इसमें काफी बड़ा योगदान होगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि रूपी नेक्स्ट ईयर काफी डिप्रिशिएट हो सकती है, क्योंकि इलेक्शन के टाइम यूजुअली वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो ये टाइम पे आप देखिए एमसीएक्स में सोना मेरे हिसाब से 63-64,000 भी जाने की गुंजाइश है। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूंगा, बाइंग करने की सलाह दूंगा। 61,000 का तो इमीडिएट टारगेट है जो मार्केट छू चुका है एक बार, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये लेवल्स ब्रेक करेंगी। और दूसरी बात, अगर मार्केट में 2,000 का स्तर कंटिन्यू रहा और साल का अंतराल तक ये ऊपर क्लोज होता है, तो टेक्निकली यहाँ पे एटलीस्ट $200 से $300 की रैली आपको देखने मिल सकती है। तो मैं निवेशकों को रेकमेंड करूंगा, अपने पोर्टफोलियो का जो अगर 5% है तो उसे इंक्रीज करके आप 10% करिए, क्योंकि ये आपको काफी अच्छा फायदे का सौदा दे सकता है नेक्स्ट ईयर में। रवि, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप सोना कैसे खरीदते हैं और आपको क्या लगता है आने वाले समय में प्राइसेस कहां जा सकते हैं? अगर कोई दिवाली पे सोना खरीद रहा है तो अगली दिवाली तक किस तरह के प्रॉफिट पे बैठना चाहेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट था, एंड स्मार्ट आंसर आई थिंक धर्मेश ने दिया। बट गोल्ड ऑलवेज ऑन डिमांड ही बाय होता है, प्राइस कोई कैलकुलेशन का मेथड ही नहीं।
जब भी मीन्स की घर से डिमांड आते हैं तब बाय करना पड़ता है। बट यस, हमारे वहाँ पे तो वैसे भी मीन्स के मैं जो कम्युनिटी से आता हूँ, हमारे शादियों में इतना सोना ले लेते हैं कि पूरे लाइफ लेने की जरूरत होती नहीं। तो इस हिसाब से ज्यादातर हम फेस्टिविटी पे मेरी 2 बेटियां हैं, तो इसके लिए मैं काफी टाइम वो परचेस करता हूँ, क्योंकि वो शुभ भी माना जाता है और एक सेविंग भी है हमारे लिए। मीन्स के ये इंडियन कल्चर है, तो आई थिंक ये कल्चर में हम प्राइस कम देखते हैं। एंड पर्टिकुलर अगर प्राइस की बात करें तो जैसे धर्मेश बात कर रहे थे, आई थिंक गोल्ड में प्राइस नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में है। चाइना का सेंट्रल बैंक है, बहुत एग्रेसिव है। अगर ये क्वार्टर के डेटा देखे तो चाइना ने काफी बड़े एक्यूमुलेट किया है। एंड जो भी बड़े सेंट्रल बैंकर है जिसके पास अभी लिक्विडिटी की पोजीशन है, वो अभी गोल्ड को पसंद कर रहे हैं। पर्टिकुलर सेफ हेवन डिमांड भी है। और आगे यूएस इलेक्शन है, इंडिया इलेक्शन है, थोड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन पे थोड़ा ईज हुआ है, इसका रिस्क कम हुआ है। बट आगे जाके और कई डेवलपमेंट्स है जो आई थिंक शायद आ भी सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड में ये नॉर्थवर्ड डायरेक्शन की तेजी जारी रहेगी। एक पॉजिटिव चीज है, नियर फेस्टिविटी प्राइसेस नीचे आए, 60,800 का लेवल में सही मान रहा हूँ। अगर ट्रेडिंग के लिए या थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना है तो वहां पे बाय कर लेना है। 60,500 का स्टॉप लॉस आपको एक हफ्ते में 61,200 से 61,500 तक के लेवल दिखने चाहिए। चलिए, तो ये तो बात हुई गोल्ड की। फटाफट से एनर्जी पैक पर भी राय ले लेते हैं। धर्मेश, क्या व्यू कच्चे तेल पर? यहाँ हमने एक प्रॉफिट टेकिंग के बाद थोड़ा सा प्राइसेस वापस रिबाउंड हो रहे हैं, क्या सजेशंस और क्या स्ट्रैटेजी इस तरह से? देखिए, कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में काफी अच्छा गोता लगा है। प्राइस ऑलमोस्ट $90 से $61 पे लेवल पे आके टिका हुआ है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो प्राइस में फ्लैटिश टू प्लस पॉजिटिव कारोबार चल रहा है। बट ये एक टेम्पररी पुल बैक रैली है, मैं सलाह नहीं दूंगा यहाँ पे बाय करने की। नो डाउट ठंडी का माहौल है, हाईएस्ट वॉलेटिलिटी आनी चाहिए, बट मार्केट में डिमांड एज सच है नहीं। जो भी रैली देखने मिलती है वो सप्लाई कंस्ट्रेंट के कारण है और जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण है। इमीडिएटली मैं रेकमेंड करूंगा कि 6,900 के लेवल पे आप यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। 7,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। डाउन साइड यहाँ पे एक्सपेक्ट करिए कि प्राइस यहाँ से 6,700 से लेकर 6,600 तक के लेवल आपको फिर से दिखा सकता है। तो मैं बाय करने की सलाह नहीं दूंगा। स्पेकुलेटिव राइज पे आप यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। क्यों यहाँ पर कच्चे तेल पे आता हुआ, लेकिन मेटल्स पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इवन एज सोना और कच्चा तेल इस हफ्ते के लिए नेगेटिव क्लोज होने वाले हैं। मेटल्स में यहाँ पर तेजी बरकरार है। कोई टॉपिक यहाँ पर कैसे देखते हैं आप धर्मेश? मेरी टॉपिक यहाँ पे जिंक में रहेगी, क्योंकि जिंक एक ऐसी कमोडिटी है जो 300 से 200 पे आके टिकी हुई है और यहाँ से काफी एक स्टेबल मूव है। कॉपर भी देखे तो 700 के स्तर पे कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा है। तो अगर रिकवरी आती है तो सबसे ज्यादा रिकवरी आपको जिंक में देखने मिल सकती है। मैं सलाह दूंगा कि आप करंट लेवल पे या 220 के स्तर पे भी यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। पोजिशनली 215 का स्टॉप लॉस रखिए। अपसाइड यहाँ से 240 250 के स्तर देखने मिल सकता है। ये ऐसी कमोडिटी है जब चलने चालू करती है तो धीरे धीरे बट स्लो एंड स्टेडली आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप सेकंड मंथ थर्ड मंथ कॉन्ट्रैक्ट में रखिए। रोल ओवर कॉस्ट ज्यादा नहीं लगेगा आपको, बट आप होल्डिंग कैपेसिटी इसमें होनी चाहिए। आपको ट्रेड पिक करेंगे बेस मेटल से? बेस मेटल से मुझे भी जिंक पसंद है। जिंक में 220 का लेवल प्रोटेक्ट किया है। आई थिंक इसी स्टॉप लॉस के साथ बाय करें। आपके टारगेट में इंट्राडे के लिए 227 का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन शायद रुकना पड़े। एंड एल्यूमिनियम पे मुझे लग रहा है कि काफी अच्छी स्टेबिलिटी आ रही है। उसमें भी एल्यूमिनियम इन्वेंटरीज भी एक कंफर्ट लेवल पे है, तो एल्यूमिनियम बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 204। 210 तक के लेवल की मैं उम्मीद वहां से कर रहा हूँ। तो एल्यूमिनियम एंड जिंक ये दोनों कमोडिटीज में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का मुजारे रह सकता है। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजीज मिली आपको बेस मेटल्स पर, स्पेशली जिंक और एल्यूमिनियम पर। चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। धर्मेश, शुक्रिया आपका आने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। ब्रेक के साथ फोकस करेंगे एग्री कमोडिटीज पर, साथ साथ बात करेंगे व्हीट की। एक ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं।
नमस्कार। और OMSS यानी कि ओपन मार्केट सेल स्कीम के जरिए सरकार की गेहूं की बिक्री जारी है। इस 19वें ई ऑक्शन में खास बात ये रही कि सरकार ने इंडस्ट्री की खरीदारी के सोर्स को बढ़ाने की मांग बढ़ा ली है और इंडस्ट्री इसे कैसे देखती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं शिवाजी फ्लोरोफ्लावर मिल्स के अजय गोयल। अजय जी नमस्कार। कुछ यहाँ पर नंबर क्वांटिटी जरूर बढ़ती हुई नजर आई है, लेकिन क्या वो पर्याप्त है? बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। और इन्होंने क्या किया है कि बिडर की क्वांटिटी तो डबल कर दी है, 100 टन से 200 टन, वेरएज ओवरऑल एलोकेशन जो है वो केवल 50% बढ़ाया है। तो 2 लाख से लेके 3 लाख इस सप्ताह में हुआ था। तो ये एक डाइकोटमी है। तो जब तक सरकार जो है मन से पूरी तरह सब बिडर्स को जो है एलोकेशन नहीं करेगी और उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देगी, तब तक जो है ये बाजार जो है शांत नहीं होगा। और आप देखोगे जो एवरेज रेट है वो भी बढ़ के 2300 रुपए से ऊपर चला गया है, क्योंकि कई इलाकों में जो है गेहूं की काफी कमी है और वहां पर कोई भी दाम पे लोग लेने को तैयार हो रहे हैं। और कई स्टेट्स में हमने अजय जी देखा भी है कि प्राइसेस लगातार बढ़ते हुए नजर भी आए हैं। तो अगर यही चलता रहा, जैसे सरकार कुछ स्मॉल स्टेप्स ले रही है, लेकिन बाजार को अब यहाँ पर बिग लॉन्ग जंप्स चाहिए शायद, तो अगर ये नहीं हुआ तो कैसे देखते हैं ये क्वार्टर? नहीं, सरकार को ऐसे लग रहा है कि अब 5 महीने और निकालने हैं और जो अभी हाथ में जो है 7-8 मिलियन टन है उसको कैसे इवनली स्प्रेड आउट किया जाए। लेकिन सवाल यह है कि जब डिमांड रहती है मार्केट में तो उसे मीट कौन करेगा? अगर सरकार नहीं करेगी आज की तारीख में, तो ओपन मार्केट तो जो है इस डिमांड को मीट कर ही नहीं पा रहा है। तो सरकार को थोड़ा सा एलोकेशन और बढ़ा लेना चाहिए। अभी जो करीबन 3 लाख टन है, कम से कम उसे 4 लाख टन कर देना चाहिए सरकार को। उससे जो है काफी फर्क पड़ेगा। अच्छा अजय जी, फिर एक फिलहाल की स्थिति को देखते हुए या फिर जो भी डिसीजन सो फार लिए गए हैं उसको देखते हुए फिर प्राइसेस को लेकर क्या व्यू बन रहा है? ऑल्दो अगर हम ई ऑक्शन के भी एवरेज सेलिंग प्राइस देखें तो वो मोर और लेस स्टेबल ही रहा है, बट यहाँ से क्योंकि फेस्टिविटीज भी हैं आगे, क्या ट्रेंड रह सकता है प्राइसेस का मार्केट में? तो देखिए, अभी एवरी फ्राइडे जो है न्यूज आती है सरकार ने कितना एलोकेट किया है। तो जब तक जो है इस फ्राइडे अगर एलोकेशन थोड़ा बढ़ के आता है तो मार्केट थोड़ा सा शांत रहेगा, नहीं तो वॉलेटाइल रहेगा। अगर सेम क्वांटिटी वापस गवर्नमेंट जो है एलोकेट करती है 3 लाख टन, उसकी जगह अगर 4 लाख टन नहीं करती है तो हो सकता है 20, 25, 30 रुपए का स्पर्ट आ जाए आज और मंडे के बीच। एक फाइनल सवाल अजय जी, जैसे आपने कहा अभी 4-5 महीने सरकार को और यहाँ पर निकालने हैं, लेकिन डिमांड अब यहाँ पर है। अगर सरकार इसी तरह से अगले 4 महीने भी निकालती है दे देकर, तो भी आपको लगता है प्राइसेस फिर रहेंगे? क्योंकि हमें पता है ये बाजार में आएगा। और दूसरा ये कहीं ना कहीं आप कहेंगे इंडस्ट्री भी कॉशियस है, क्योंकि पता है कि सरकार की नजर है प्राइसेस पर। बिल्कुल, ये दोनों तरफ से जो है इसी तरह से चल रहा है। इंडस्ट्री जो है स्टॉक लेके नहीं चलना चाहती, ज्यादा एक्सेसिव स्पेकुलेशन में नहीं पड़ना चाहती, हाजिर डिमांड को मीट करने में ही लगी हुई है। क्योंकि सरकार जो है कोई भी रवैया अपना सकती है कोई भी मोड पे। एंड सरकार अगर ये 200 का 500 कर दे तो जो है बाजार एकदम ही जो है 300-400 रुपया 500 रुपया भी जो है एकदम निकल सकता है, सारे बाजार की हवा निकल जाएगी। तो इसकी वजह से जो है वेट एंड वॉच कॉशियस अप्रोच चल रहा है सबका। और इस साल जो है सबको याद है जैसे जनवरी फरवरी में जो है सरकार ने एकदम ही जो है सारे गेट्स खोल दिए और फ्लड आ गया था वीट का। और हर ट्रेडर ने, हर मिलर ने जो है काफी लॉस किया था। कोई भी उस तरह का रेपिटेशन नहीं चाह रहा है। इसलिए जो है वीक टू वीक, फोर्टनाइट टू फोर्टनाइट ही चल रहा है मार्केट आज की तारीख। चलिए, शुक्रिया अजय जी आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए, बताने के लिए क्या अब ट्रेंड रह सकता है प्राइसेस का और क्या स्टेप्स और उठाए जा सकते हैं और स्टेबिलिटी लाने के लिए। लेकिन हमारे साथ रवि त्योरा भी मौजूद है, बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजीज की। और रवि, पहले तो स्पाइसेस के पैक पर ही आपसे राय लेना चाहेंगे। जीरा कल भी लोअर सर्किट लगाने के बाद थोड़ा सपोर्ट लेकर रिबाउंड दिखा तो रहा है, बट कितना सस्टेनेबल है और क्या व्यू है इन लेवल से? काफी टाइम के बाद 40,000 का लेवल आज ब्रिज हुआ है और 38,000 का आज लो बना के वहां से एक रिकवरी है। मुझे लग रहा है कि 40,000 के बिलो अच्छा प्राइस है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर किसी को बाय करना है तो बिलो 40,000 अगर आज का लो भी मिलता है तो भी बाय कर ले। बट यस, अपसाइड भी काफी कैप है। 44,200 का काफी अहम रेजिस्टेंस है, उसके बियॉन्ड नहीं लग रहा। अगर स्पाइसेस पैक में जाना है तो धनिया एक बेटर ऑप्शन है, धनिया में बाय करें। 7380 के करीब 7300 के स्टॉप लॉस के साथ नए कॉन्ट्रैक्ट को बाय करना है और टारगेट रहेगा वहां पे 7600 का।
तो स्पाइसेस के पैक में कोरिएंडर में खरीदारी की सलाह है। जीरे में ट्रेड लेना है तो ऑन डिप्स ले सकते हैं, लेकिन अपसाइड भी लिमिटेड ही रहेगी। 44,000 मैक्स फिलहाल लेवल्स रवि देख रहे हैं जीरे पर। चलिए, शुक्रिया रवि आने के लिए और अपने व्यू स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया। मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद आप देखिए वायदा मार्केट का एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।